हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीपीएससी, बिहार दरोगा इत्यादि का जो एग्ज़ाम है जनरल कंपटीशन का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस विषय में किस टॉपिक से आता है, इसके संदर्भ में हम आपसे कल मेरा वीडियो जो बना था आप देखिएगा, पॉलिटी का वीडियो है वो। पॉलिटी में कुल 27 टॉपिक है, 27 में से मात्र 7 से 8 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में हम लेते हैं। आज देखिए, हिस्ट्री में हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक मॉडर्न हिस्ट्री का अलग कौन कौन से सेगमेंट को पढ़ना है और एक जो एंसेंट और मिडाइवल है उसको अलग। तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें, स्पेशल बिहार वाले के लिए क्या पढ़ना है इस सब के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री के संदर्भ में, हिस्ट्री ठीक है। इतिहास को जैसा कि आपको मालूम है कि 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, और दूसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो सेगमेंट है इसका एक अलग, और ये इसका सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी इतिहास में किसी सेगमेंट का है तो वो वेटेज है आपका आधुनिक भारत का। ठीक है, तो हम लोग आधुनिक भारत के संदर्भ में पहले देखते हैं कि आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारत का टाइम टेन्योर क्या है, लोगों को ये पता नहीं है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत में कौन से टॉपिक हैं जो आपको रेलेवेंट है और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके आते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना लाई लपटाई के, बिना देरी किए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री है ना। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है सेगमेंट, वो 2 सेगमेंट हम जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं इसमें मैं वो बता देता हूँ। आधुनिक भारत में एक वो समय है जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब की मृत्यु कब होती है भैया? 1707 से लेकर 1707 से लेकर 1757 तक का समय है ना। 1707 से लेकर 1757 तक के समय को हम पहले देखेंगे। देखिए, ये वो काल है, हर जो टाइम टेन्योर है, जो आपका ये ईयर देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है इतिहास के संदर्भ में, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में। कैसे करता है इसको आप गौर कीजिए। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है और मुग़ल बादशाह यानी मुग़ल साम्राज्य का पतन चालू हो जाता है। ठीक है, तो एक सेंटर पॉइंट है 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। 1757 में पलासी की लड़ाई होती है और पलासी की लड़ाई ये तय कर देता है कि भारत पे अंग्रेज शासन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इस 1757 यानी पलासी की लड़ाई का जो परिणति है वो 1764 का बक्सर युद्ध है। बक्सर युद्ध ये प्रमाणित कर देता है कि भारत पर ब्रिटिश शासन ही स्थापित होगा। कैसे होगा, हम लोग बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब हम आपको सारी चीज़ बताते चले जाएंगे। तो इसके बीच में 1707 से लेकर 1757 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनको हमें ध्यान रखना है। क्या घटना है? सबसे महत्वपूर्ण घटना है आधुनिक राज्य की स्थापना।
आधुनिक राज्य की स्थापना। ठीक है, जैसे इसमें आता है हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, है ना, अवध, बंगाल, इस सब राज्यों की स्थापना हुई है। मुगल साम्राज्य से, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के क्षेत्र से अलग होकर स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना हुई है। इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें देखना हमको क्या है, उसको ध्यान दीजिए। दूसरा हमको क्या देखना है भैया, इस टाइम टेन्योर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना है, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, है ना, अफगानों का आक्रमण भारत पे होता है। तो नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली, इसका पढ़ना है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये आपका मेन सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट पे। दूसरा सेगमेंट क्या है इसका, दूसरा सेगमेंट है सबसे बड़ा कि 1757 से लेकर 1813 तक का टेन्योर देखिए। 1757 में बक्सर की युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध के बाद 1757 में पलासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध के बाद ये प्रमाणित हो गया कि भारत पर अंग्रेजी राज, अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, बक्सर की लड़ाई 1764। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध ही इलाहाबाद की संधि को स्थापित, इस बार एग्जाम में पूछा हुआ है इलाहाबाद की संधि, बीपीएससी के फाउंडेशन एग्जाम में पूछा हुआ है इस बार इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो इसके बाद बक्सर युद्ध के बाद क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान किया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बाद 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, 1713 का एक्ट, हाँ 1813 का एक्ट। ठीक है, ये सारे सेगमेंट आपको इसमें पढ़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हालांकि ये जितना एक्ट है इस सब का एक वीडियो में हम आपको बना के दे देंगे, वो आपको काफ़ी आसानी होगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए 1813 का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। चीन चाय और अफीम के व्यापार के अलावा अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो 1813 के चार्टर एक्ट को महत्वपूर्ण बनाती है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। वो सेगमेंट है 1813 से लेकर 1857 तक। आपको मालूम है कंपनी का शासन 1857 तक है। कंपनी के शासन 1857 के बाद हटकर क्राउन के शासन के अंदर चला जाता है भारत का शासन। भारत के शासन को 2 भागों में बांटा गया है। मैं भारत का संवैधानिक विकास पर जो वीडियो बनाऊंगा
मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, उसमें बताऊंगा आपको कि भारत में संवैधानिक विकास 2 चरण में है। पहला चरण कंपनी का शासन के अधीन, दूसरा चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश क्राउन थे, उसके अधीन का शासन व्यवस्था। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, फिर 1861, ठीक है। पोर्टफोलियो व्यवस्था भी इसी में हुई है। अच्छा, पोर्टफोलियो व्यवस्था भी इसी में लाया गया है, इसी टेन्योर में लाया गया है। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म हुआ है, सोशल रिफॉर्म हुआ है। इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठगी प्रथा, सती प्रथा, सब चीज़ इसी में आएगा। अंग्रेजों के इस चरण को औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा है, कौन, रजनी पामदत्त ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। सोशल सामाजिक सुधार हुआ है, इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस सब का नाम आएगा इसमें। इसके साथ साथ इसमें जो देखने वाली बात है, रोड रेल का विकास हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया है वो आपको यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि विभिन्न प्रकार से डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव डाली, व्याख्या करें, विवेचना करें, सॉरी। तो अब बताइए कि डलहौजी के समय में रोड का, रेल का, तार का विकास हुआ है। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन तो बनाता है, हिट लिस्ट में रहता है ये टॉपिक। तो इसलिए इस सब टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान रख के पढ़िएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है दूसरा, कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक। अब हम चलते हैं 1858 से लेकर 1857 से लेकर, है ना, जो टाइम है 1905 का। 1857 से 1905। 1857 में सिपाही विद्रोह, आप देखिए, सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी है और भारत के गद्दार जो लोग बैठे थे भारत में, उसकी व्यवस्था भी समझ में आ गई है कि क्या है, नहीं है, कौन देश के साथ था, यानी कौन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ था, कौन नहीं था। बहुत सारे महाराजा लोग थे जो 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिए, तो उनके बारे में भी जानना है हमको। बारी बारी से 1857 की सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग, सिपाही विद्रोह को पढ़ेंगे 1857 का। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपको मालूम है एंग्लो मोहम्मडन जो कॉलेज है, जिसको आप आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होगी, है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होगी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां, है ना, कौन है, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, अगला जो सेगमेंट है, देखिए, आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है ना, दिसंबर 1888 में, दिसंबर 1885 में, सॉरी, दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है ना। दिसंबर 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। आईएनसी की स्थापना के संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारा स्टेटमेंट है ना। ए.ओ. ह्यूम का प्रयास है आईएनसी से पहले की संस्था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले की संस्था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद की संस्था, इसमें क्वेश्चन पूछता है, बात समझिएगा इस चीज़ को। इसके बाद आईएनसी की स्थापना और आईएनसी के संदर्भ में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में किसका क्या स्टेटमेंट है, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है,
है ना। तिलक का क्या स्टेटमेंट था इस पे, इसके बाद एलन बरो का क्या स्टेटमेंट था इस पर, इसके बाद राजा राम मोहन ये क्या बोलते हैं लाला लाजपत राय का क्या स्टेटमेंट था इन पर। सारे लोगों का जो गणमान्य लोग हैं उनका स्टेटमेंट को संदर्भित करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। आईएनसी की स्थापना के बाद अगर आप देखिएगा यही वो समय है, यही वो टेन्योर है जब भारत में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया है। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिट लिस्ट में रखिएगा उसको, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो संस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने जो आंदोलन चलाया है इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चन बराबर आते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मालूम है बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन को पोस्टपोन किया गया। बंगाल विभाजन का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी। बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी परिणति 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस दो भाग में बट गया, है ना। इसके साथ साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे, वो हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे। अब इसमें जगह नहीं है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक स्लाइड पढ़ चुके हैं 1905 तक। अब हम लोग 1905 से लेकर 1915 तक के सिचुएशन को पढ़ते हैं। ये वो समय है जब राष्ट्रीय आंदोलन